ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज आप हर जगह पर रूटीन लाइफ से लेके प्रोफेशनल कमिटमेंट या कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जहां आप खुद अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं। मान के चले कि आज इंडिया और पाकिस्तान का वनडे मैच हो रहा है। सुबह से लेके सभी लोग काफी एक्साइटेड है। बहुत सालों के बाद एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा, ऐसा सब सोच के चल रहे। अब शुरुआत कहां से होती है? तो सर आप बोलोगे कि टॉस से। तो वहीं से लोग प्रिडिक्शन शुरू कर देते हैं कि भाई क्या होगा, टॉस कौन जीतेगा। इंडिया टॉस जीतेगा तो उसको बैटिंग लेना चाहिए, क्योंकि बैटिंग लेगा तो उसकी बैटिंग अच्छी है, जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। लोग ऐसा बोलेंगे। कोई बोलेगा नहीं नहीं, टॉस कोई भी जीते, ठीक है, इंडिया ही जीतेगा, इंडिया के जीतने के चांस ज्यादा है, ऐसा लोग बोलेंगे। मतलब जो प्रो इंडियन है, वो जो इंडिया की फेवर कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा बोलेगा कौन टॉस जीतेगा, उस पर वो बोलेंगे कि हम जीतेंगे, टॉस जीतेंगे तो ये लेना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है कि मैच में सबसे पहले आप बोलोगे कि टॉस कौन जीतेगा, किसका चांस है, आज क्या लगता है कि कौन टॉस जीतेगा, ऐसे डिस्कशन होते हैं। दूसरा होता है कि पहले कौन बैटिंग करेगा और पहले कौन फील्डिंग करेगा। उसके लिए भी कई सारे लोग पहले से सोच के रखते हैं। मुझे लगता है आज इंडिया पहले फील्डिंग लेगा, टॉस जीतेगा तो, मतलब ये हो जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए भी लोग सोचते हैं कि मुझे ये लगता है कि पहले कौन बैटिंग करेगा, पहले कौन फील्डिंग करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक ये प्रॉब्लम आके चलता है कि मैच कौन जीतेगा, मैच का रिजल्ट क्या होगा, मैच रिजल्ट। तो ये हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहले से किसी को नहीं पता है। फिर भी गेसवर्क या कुछ ना कुछ करके लोग कुछ ना कुछ एस्टिमेट करते कि ये होगा, प्रिडिक्शन करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। सपोज रेनी सीजन है, ये एक क्वेश्चन छोड़ दो, तो बोल रहे कि चले आज क्या होगा, बारिश होगी या नहीं होगी। तो क्या चांस है, रेन के चांस कितने हैं, मैच का रिजल्ट कौन सी टीम के फेवर में जाएगा, उसके चांस कितने हैं, पहले कौन सी टीम फील्डिंग करेगी, कौन सी टीम बैटिंग करेगी, उसके क्या चांस है, टॉस जीतने के, पर्टिकुलर टीम के टॉस जीतने के कितने चांस है। ठीक है, चलिए भाई, इलेक्शन हुआ है, सभी ने वोट डाल दिया है, रिजल्ट बाकी है। कौन सा पार्टी का ज्यादा सीट्स होगा, कितनी सीट्स होगी, पर्टिकुलर बैटल में या पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा कैंडिडेट भारी पड़ेगा, कितने चांस है कि कैंडिडेट ए जीतेगा, कितने चांस है कैंडिडेट बी जीतेगा। सी, तो ऐसी कई सारी डेली रूटीन में, ठीक है, हम लोग हमेशा कोई ना कोई फ्यूचर इवेंट के लिए, इवेंट के अकरेंस के क्या चांस है, उसके लिए कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। ये हमारा रूटीन काम है। और क्या होता है, हम ऐसा बोलते हैं कि आज इंडिया के जीत के 70% चांस है, इंडिया का चांस इतना है। मतलब कोई एक्सपर्ट अपने हिसाब से जजमेंट लेके बोलता है कि 70% चांस है। भाई रेन होगा या नहीं होगा 50-50% है।
पर्टिकुलर कैंडिडेट ए जीतेगा, उसके चांस 40% है, ए के चांस कम है, बी के जीतने के चांस 60% है। तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू, हम कोई भी इवेंट के लिए वी ट्राई टू गिव न्यूमेरिकल वैल्यू टू द चांस ऑफ occurrence of a particular event। हम क्या करते हैं, we try to give numerical value, 70% चांस है, 50% चांस है, ठीक है। हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, किसको, टू द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। कोई भी इवेंट होने का या नहीं भी होने का, नॉन अकरेंस को भी हम अकरेंस मान के चले तो कितने चांस है, वो चांस को हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं कि 60% है, 40% है, 10% है, वेरी लेस चांस, जस्ट 1% चांस है कि ये बंदा उसका कमिटमेंट कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। किसी ने बोला कि भाई मैं आपको 10 दिन के बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा, तो उसको हम बोलते हैं कि ये बोल रहा है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ही विल फुलफिल हिज प्रॉमिस फुलफिल करने का चांस काफी कम है, रेयरली वो कंप्लीट करता है, पास्ट बिहेवियर भी ऐसा है, तो बोलेंगे कि 10% चांस है कि वो अपना कमिटमेंट कंप्लीट करेगा। मतलब वी ट्राई टू असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, या इवेंट होने का चांस जो है उसको, या इवेंट होने को या उसके अकरेंस के चांस को हम जो फिगर आउट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू को मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है वो तो टेक्निकल लेवल में तो हम बाद में देखेंगे, अभी हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज जस्ट एन अटेम्प्ट, ट्राई। प्रोबेबिलिटी को देखो, ये टेक्निकली जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं वो नहीं है, सिर्फ कॉमन मैन को समझने के लिए मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, किसको, टू द चांस ऑफ occurrence of the event। किसी भी इवेंट के अकरेंस का चांस कितना है नंबर्स में, तो प्रोबेबिलिटी का काम यही है कि हम अटेम्प्ट करते हैं कि इवेंट की अकरेंस के चांस को क्वांटिफाई करें, नंबर में एक्सप्रेस करें, और वो जो काम है वो हम ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो कैसे करते हैं, किस तरीके से वो नंबर अलॉट करेंगे, ठीक है, वो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जब मैं प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसे नंबर असाइन करने का ट्राई कर रहा हूं, तो मेरे पास दो अप्रोचेस अवेलेबल होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मींस attempt to assign numerical value, किसको, to the chance of occurrence of event। तो ये numerical value assign करने के लिए हम जो attempt कर रहे हैं, वो attempt भी हमारे पास दो तरीके से हम वो काम कर सकते हैं, और वो जो दो तरीके हैं या दो अप्रोच हैं प्रोबेबिलिटी के, वो दो अप्रोच का नाम है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी
एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अल्टीमेटली हम किसी भी इवेंट के चांस को क्वांटिफाई करना चाहते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो अप्रोच है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब यह होता है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जजमेंट, एक्सपर्टाइज, इंट्यूशन, इसके बेस पर आप बोलो कि ये होगा। और ज्यादातर ऐसा रूटीन लाइफ में हम यही करते हैं। जैसे कि वो मैंने मैच का एग्जांपल लिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो मेरा पर्सनल जजमेंट ये बोल रहा है कि इंडिया के जीतने के चांस 70% है। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही पास्ट एक्सपीरियंस या मेरा इंट्यूशन या मेरी बिलीफ, ठीक है, उसके बेस पर मैंने बोल दिया। मैं कोई एक्सपर्ट पर्सन नहीं हूं, ठीक है, फिर भी मैं बोलता हूं कि आज बारिश के चांस है 50%, मतलब हो सकता है 50% बारिश के चांस है, 50% नहीं होगा, मतलब 50-50 मैंने बोल दिया। लेकिन वो मैंने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से, पर्सनल एक्सपीरियंस या अपनी खुद की कुछ एक्सपर्टाइज, मतलब किसी बात को सोचने के लिए मैं कुछ एक्सपर्ट हूं, ठीक है। जैसे कमेंटेटर ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं तो वो जजमेंट लेते हैं टीम का बैलेंस देख के कि ये टीम ज्यादा परफॉर्म अच्छी तरीके से आज के दिन में कर पाएगी, आज की कंडीशन के हिसाब से। लेकिन वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं या जो भी नंबर दे रहे हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर बंदा उसका कमिटमेंट फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए मैं जजमेंट दे रहा हूं। तो इसे पर्सनल जजमेंट के हिसाब से मैं कुछ नंबर दूं इवेंट के अकरेंस के चांस को, वो सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव जो है वो पर्सन टू पर्सन, मतलब मेरे हिसाब से जो फिगर आएगा वो किसी और के हिसाब से अलग आएगा, आपके हिसाब से अलग आएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन, ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। हर सब्जेक्ट अपने हिसाब से उसका इवैल्यूएशन करेगा और अपने हिसाब से कुछ नंबर देगा। तो ये जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है उसमें कोई साइंटिफिक मेथड एडॉप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई मैथमेटिकल टूल का यूज नहीं करते, और पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता रहता है। तो हमारे स्टडी का वो एरिया नहीं है, हम इंट्यूशन के बेस पे आंसर नहीं देंगे, ठीक है, हम एक्सपीरियंस या पर्सनल जजमेंट या पर्सनल बायस के हिसाब से आंसर नहीं दे सकते। हमारा एरिया जो है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। जो अप्रोच है साइंटिफिक अप्रोच, जिसमें हम मैथमेटिकल टूल्स का यूज करेंगे, और वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। मैं बोलूं या आप बोलो, ठीक है, कोई भी XYZ ये अप्रोच लेके प्रोबेबिलिटी निकालेगा, मतलब इवेंट के चांस को नंबर्स में एक्सप्रेस करेगा, तो हर एक का आंसर एक ही होगा, और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो आवर एरिया ऑफ स्टडी इज नॉट सब्जेक्टिव, बट आवर एरिया ऑफ स्टडी इज ऑब्जेक्टिव। तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? तो हम कोई भी इवेंट के चांस को नंबर में एक्सप्रेस करने का ट्राई करेंगे, और वो ट्राई हम सब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है, जिसमें हम साइंटिफिक और मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके काम करने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे वो आज हमने डिस्कस कर लिया। आप सोचोगे सर ये प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो? तो बराबर है, क्यों? तो मैं बोलूं कि आपने अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि हम रूटीन लाइफ में हर जगह पे कई सारे डिसीजन लेने में प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, और ये सब्जेक्ट या ये थियरी हमने प्रॉपरली पढ़ी हुई है, तो हमारा डिसीजन मेकिंग का अप्रोच ज़्यादा रैशनल और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है रूटीन लाइफ में। तो ये तो कॉमन लाइफ की बात हुई। इसके अलावा कई सारे उसके एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग हो या पूरा इंश्योरेंस सेक्टर हो, ठीक है, या फिर किसी भी नई रिसर्च हो रही है तो उसका सक्सेस कितना होगा, ठीक है। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो पर्टिकुलर ड्रग कितना इफेक्टिव होगा, नहीं इफेक्टिव, उसके क्या चांसेस है, कौन ज़्यादा जल्दी ड्रग बना लेगा, कौन पीछे रहेगा, इसके सब के कई सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। सपोज आपको डिटेक्टिव है आप, या कुछ
क्राइम सॉल्यूशन लेना है तो उसमें भी इसका हेल्प होता है कि ये सिचुएशन है तो इसका चांसेस, ये एरिया पे चांसेस ज़्यादा है, ये सिचुएशन है तो ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए आपको इस एंगल से ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो ये सब जगह पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा पोर्टफोलियो ज़्यादा परफॉर्म देगा, कौन सा पोर्टफोलियो कम परफॉर्मेंस देगा, उस किसके चांसेस ज़्यादा है, किसके कम है, ये सब देख के आपको आपके नज़रिए के हिसाब से वो पोर्टफोलियो डिसाइड करना पड़ेगा। तो कोई भी एरिया हो, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, सोशल साइंस हो, ठीक है, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये कई सारे ऐसे एरिया, या रूटीन लाइफ, हर जगह पर हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो इसका स्प्रेड बहुत है, ठीक है, बहुत, आप समझ के चलो कि हर एरिया में उसका कुछ ना कुछ यूज है। तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है और आपका एंगल भी, लाइफ का एंगल भी बहुत इजीली आप समझ पाओगे इसके हिसाब से। तो हर एक एंगल से इसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो हम ये पढ़ रहे हैं जस्ट नॉट फॉर गेटिंग मार्क्स इन एग्जाम बट फॉर सर्वाइविंग प्रॉपरली एंड रेशनली एंड इफेक्टिवली इन लाइफ ऑल्सो। तो पूरा ध्यान देके आप ये टॉपिक पढ़िए, ठीक है। अब हम इसके बैकग्राउंड से शुरू करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का साइंटिफिक अप्रोच शुरू कैसे हुआ, ठीक है, उसका पहले बैकग्राउंड ले लेंगे, बाद में हम टॉपिक पे आएंगे। चलिए देखते हैं बैकग्राउंड। चलिए देखो, प्रोबेबिलिटी का स्टडी वैसे तो कई सालों पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उसका फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो माना जाता है कि जो आज हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं मॉडर्न लेवल पे, उसका बैकग्राउंड 1654 से शुरू हुआ था। और जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियल माना जाता है प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी थियरी का साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, वो यहां से शुरू हुआ। इसके पीछे बहुत एक बड़ी स्टोरी है, हम कुछ फैक्ट्स लेके उसको डिस्कस करते हैं। क्या हुआ कि ये जो 17th सेंचुरी की बात है, उस वक्त फ्रांस में लोग जुए, गैम्बलिंग के काफी शौक था लोगों को, पीपल वर फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग। ऐसा मान के चलो कि मतलब वो 17th सेंचुरी बहुत पुरानी बात है वैसे आज की तारीख में देखा जाए तो। और उस वक्त हर घर, मान के चलो फ्रांस में हर एक लोगों को जुए का शौक हो चुका था। आप समझ के चलो कि हर फैमिली या हर घर एक छोटा सा कैसीनो था, ऐसा मान के चले। तो पीपल वर फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग, लेकिन दो बहुत बड़े गैम्बलर जो उस वक्त उनका बहुत बड़ा नाम था, और वो दो थे एंटोनी गॉम्बार्ड एंड शेवलियर डी मैरे। और ये कहानी इन्हीं से शुरू होती है। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी बेट लगी गेम के लिए, और वो डाइस की गेम थी। गेम का डिटेल में जाना अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप काफ़ी कुछ प्रोबेबिलिटी में पढ़ लोगे, बाद में हम ये गेम पे आने वाले हैं एज एन एक्स्ट्रा डिस्कशन, और कुछ नहीं। तो इन्होंने कई सारी अमाउंट समझ के चलो दाव पे लगा दी थी। और ये जो गेम था उसकी कंडीशन ऐसे थी कि अलग अलग राउंड में 10 राउंड मान के चलो कि ये गेम होगा, और मेजॉरिटी राउंड जो जीतेगा वो पूरी अमाउंट ले जाएगा। आप मान के चलो कि टोटल 64 यूनिट्स दाव पे लगे थे। वो पिस्टल्स बोलते हैं, पॉट में 64, मतलब 32 ये एंटोनी गैम्बार्ड ने डाले तो 32 पिस्टल्स ये शेवलियर डी मैरे ने डाले। और कुछ हद तक वो गेम को प्रोग्रेस किया, और गेम को प्रोग्रेस करने के बाद उसको कंप्लीट नहीं किया, इंटरप्ट हो गई, गेम बीच में रुक गई, अनफिनिश्ड गेम थी। अब कुछ रिजल्ट उनके पास अवेलेबल थे कि 2 राउंड में ये ए जीता है और 1 राउंड में सी जीता है, ठीक है, ऐसा कुछ रिजल्ट उनके पास अवेलेबल था। अब इसके बाद
आगे गेम को कंप्लीट किए बिना अब यहीं पर जो भी इन्वॉल्व थी अमाउंट वो स्टेक डिवाइड करने थे कि ये 64 में से कितना एंटोनी के पास जाएगा, कितना शेवलियर के पास जाएगा, वो डिवाइड करना है। तो अभी क्या हुआ कि पहले जो 3 राउंड खत्म हुए इसमें 2-1 का फिगर आ रहा है, मान के चलो 2-1, तो 2 एंटोनी ने जीता है, 1 शेवलियर ने। तो क्या बोल दे भाई अभी जो है वहीं पर खत्म कर दो? नहीं, ये गलत बात होगी, क्योंकि दूसरे को आगे का चांस ही नहीं मिल रहा है जीतने का। हो सकता है कि बाकी के 7 राउंड में शेवलियर आगे बढ़ जाए, तो एंटोनी भी बोल सकते हैं मेरे भी तो चांस है आगे बढ़ने के, पता नहीं कौन क्या करेगा। तो ये दोनों लोगों ने अप्रोच किया मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल पेरिस में, बोला कि एक काम करो, हमारी ये गेम है और ये कुछ रूल्स के हिसाब से हमने ये गेम सेट की हुई है। अब आप मैथमेटिकली सोचो कि किसके कितने चांस है और ये स्टेक डिवाइड कैसे किया जाए, किस तरीके से। आप जो सजेस्ट करोगे उस हिसाब से हम उसको डिवाइड कर लेंगे, लेकिन व्यू हिस्टोरिक नहीं होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस हिसाब से आप। पास्ट के हिसाब से करोगे तो आगे का क्या होगा वो सोचना पड़ेगा, आगे कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं, इनमें से किसके फेवर में कितने हैं और किसके अगेंस्ट में कितने हैं, ये सब सोच के पर्टिकुलर सिर्फ गेम को फिनिश एंड तक नहीं ले जाना है, लेकिन फेयर डिवीजन भी करना है। तो पूरा डिटेल, पूरा केस मैथमेटिशियन पास्कल को दे दिया। पास्कल ने देखा कि काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और जितना हो सके उतना उसको डिटेल कैलकुलेशन करना हो, तो उसको लगा कि मैं अकेला शायद ना कर पाऊं और हो सकता है कि मैं कोई गलत अप्रोच पे चला जाऊं और फेयर डिवीजन ना हो। तो सेफर साइड पे रहना चाहता था वो। तो उसने क्या किया, ये पूरा काम उसका एक मैथमेटिशियन फ्रेंड था पेरी डी फर्मा। देखो स्पेलिंग में फर्मेट ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उसको बोलते हैं फर्मा। तो फर्मा को भी उसने ये पूरा डॉक्यूमेंट दिया कि इस तरीके का एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, अनफिनिश्ड गेम है, ठीक है, ये पॉइंट के बाद आगे क्या हो सकता है और ये जो स्टेक का डिवीजन है वो भी फेयरली कैसे हो वो समझाना है और कुछ एंगल, कुछ कंक्लूजन पे आना है। मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूं, तुम अपने हिसाब से काम करो, लेकिन मैथमेटिकली हम दोनों करेक्ट होने चाहिए, व्यू हिस्टोरिक के बजाय फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ये सब उसको डिस्कशन में बता दिया। तो जो कुछ पास्कल ने काम किया था वो कोरस्पॉन्ड करता था फर्मा को, फर्मा ने जो भी काम किया वो कोरस्पॉन्ड करता था पास्कल। इन दोनों के बीच कुछ लेटरबाजी हुई, इंटरनल कोरस्पॉन्डेंस हुआ, वो एक दूसरे को लेटर लिखते रहे और इन्हीं में से दोनों के अप्रोच अलग थे, लेकिन अल्टीमेट कंक्लूजन जो आया डिवीजन का वो दोनों का सेम आया मैथमेटिकली। दोनों के अलग अलग अप्रोच थे फिर भी, और इन दोनों के बीच ये जो कोरस्पॉन्डेंस हुआ, ये 1654 की बात है, ये जो कोरस्पॉन्डेंस है इनके बीच के जो लेटर्स है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वैलिड और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के डेवलपमेंट के लिए। इससे पहले भी गेम ऑफ चांस जो है, ठीक है, उसको इसके साथ डील करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा 14th और 15th सेंचुरी में भी कुछ स्टडी हुआ था, लेकिन ऑफिशियली यही कोरस्पॉन्डेंस, इन्हीं के लेटर को बेस मान के चलते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी के ओरिजिन का सबसे पहला प्रॉपर डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में, ये माना जाता है। और उसके बाद अच्छा, इनका डिवीजन का जो आंसर था वो मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं, कैसे किया था, क्यों किया था, उसके लिए हमको पूरा चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। और ये जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कि इनका क्या आंसर कैसे हुआ, लेकिन ये केस हम पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से डिस्कस करेंगे। और इनका जो आंसर आया था, उन्होंने बोला था कि 3:1 में डिवाइड कर दो। अब 3:1 कैसे निकला, ठीक है, 64 में से इसका ये मतलब हुआ कि 648 और 16
बक्स या यूनिट्स या पिस्टल्स डिवाइड करने पड़ेंगे। तो ये रिजल्ट दोनों ने यही निकाला। कैसे निकाला था, उनके दोनों के अप्रोच क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन मैथमेटिकली दोनों सही थे। ठीक है, हम सभी अप्रोच पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो ये काम जो हुआ था वो कैसे हुआ था, वो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली यहां से प्रोबेबिलिटी का जर्नी ऑफिशियली शुरू हुआ, ऐसा मानते हैं। तो चलिए हम भी अपना जर्नी शुरू करते हैं अब। ओके, तो प्रोबेबिलिटी को डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पहले समझनी होगी। जब तक वो टर्मिनोलॉजी हम नहीं समझेंगे, हम आगे का स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, थियोरेटिकल बैकग्राउंड समझेंगे और बाद में उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो देखते हैं बेसिक टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो बेसिक टर्म्स हमको पढ़नी है। तो थोड़ा बैकग्राउंड फिर से मैं बोल देता हूं कि प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करने के दो अप्रोच है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे जा रहे हैं, सब्जेक्टिव हमारा पार्ट नहीं है पढ़ाई का। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच से प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करना है तो पहले कुछ बैकग्राउंड डिस्कशन होना जरूरी है। पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम समझ लेंगे, बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो बेसिक टर्म्स अभी डिस्कशन शुरू कर रहे हैं हम उसके लिए। तो फर्स्ट बेसिक टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो दो वर्ड है, एक है रैंडम और दूसरा है एक्सपेरिमेंट। अब जो एक्सपेरिमेंट होता है, चलो हम वहां से शुरू करते हैं कि रैंडम और एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है वो पहले लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब आप कुछ ऐसा काम करो कि जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो और वो एक्टिविटी के बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट दो टाइप के हैं, एक है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक मतलब अंडर होमोजेनियस कंडीशन, if you keep on repeating the experiment, the final outcome or result will remain same in every trial or in every experiment or every repetition। जैसे कि केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन के दो एटम ले ले और ऑक्सीजन का एक और उनको मिलाए, ठीक है, तो वाटर बनने वाला है H2O। अभी ये काम आप एक बार करो, दो बार करो, 10 बार करो, 15 बार करो, हमेशा यही रिजल्ट आएगा। आपको पहले से ही मालूम है कि इसका ये रिजल्ट है। हाँ, इफ कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं मालूम था, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो हमेशा आप कितनी भी बार इसको रिपीट करोगे ये यही होगा कि आपको वाटर मिलेगा, H2O मिलेगा। ये डिटरमिनिस्टिक है। लेकिन जो डिटरमिनिस्टिक नहीं है, रैंडम है। रैंडम का मतलब क्या है कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो उसका फाइनल आउटकम क्या होगा वो आप पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते। आपको मालूम ही नहीं है कि क्या आउटकम होगा। मतलब इसको मैं ऐसे बोलूं कि एनी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predetermined, जिसका आउटकम क्या होगा वो आप पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते। हां, तो आप बोलोगे सर पहली बार तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें
तो हमको पता ही नहीं होगा कि क्या रिजल्ट आएगा, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। तो उस हिसाब से व्हेन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड फर्स्ट टाइम पूरे इतिहास में सबसे पहली बार जब हुआ है, तब तो हमेशा यही सिचुएशन होती है कि आउटकम मींस उसके रिजल्ट पहले से डिटरमाइन होते ही नहीं है। हाँ बराबर है। तो फिर इसमें रैंडम जैसा क्या हुआ, डिटरमिनिस्टिक और रैंडम का फर्क आप कैसे बना सकते हो मैं बताऊं। फर्स्ट टाइम जब हम करते तब नहीं पता होता, लेकिन उसको बाद में फिर से करेंगे तो पता है कि यही होने वाला है, तो वो डिटरमिनिस्टिक है। फर्स्ट टाइम करो, सेकेंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो, कितनी भी बार आप करो, कौन सा आउटकम होगा वो पता ही नहीं है, तो वो रैंडम है। तो यहां जब मैं बता रहा हूं कि एनी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्री डिटरमाइंड, ठीक है, तो इसका यह मतलब हुआ कि नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, एनी टाइम यू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट, एवरी टाइम यू आर अनअवेयर विद द आउटकम, कि क्या होगा वो पहले से नहीं मालूम होगा। दूसरा, सिर्फ इतना नहीं है, क्या आउटकम होगा वो नहीं मालूम, बट प्रोबेबल आउटकम्स आपको पता है कि इन्हीं में से कोई एक होगा। मतलब मैं फिर से लिख रहा हूं, एनी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्री डिटरमाइंड, लेकिन डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। तो दूसरा फर्क ये हुआ डिटरमिनिस्टिक और रैंडम में कि व्हेन इट इज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, डिटरमिनिस्टिक भी फर्स्ट टाइम करेंगे तो यही होगा कि आउटकम पता नहीं है, क्या होगा नहीं मालूम, उसके बाद हर टाइम क्या होगा वो बता सकते हैं। यहां एनी टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, कभी भी करो, क्या आउटकम है पता नहीं होगा। लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम करो तो भी पता है कि प्रोबेबल पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं, सेकेंड टाइम करो तो भी पता है कि पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं, थर्ड टाइम करो तो भी पता है, हाँ सिर्फ ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट क्या होगा। यहां फर्स्ट टाइम करो तो कुछ भी नहीं पता है कि इन्हीं में से कुछ होगा, नहीं, कुछ भी नहीं पता है। सेकेंड, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम करो तो हमेशा पता है कि क्या होगा। तो ये डिफरेंस है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में, कि यहां फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम कंडक्ट करते हैं तो क्या है, फर्स्ट टाइम जब हम कंडक्ट करेंगे तो आउटकम के बारे में अननोन होंगे, नो नॉलेज। यहां पर फर्स्ट टाइम में यस, नो नॉलेज, बट पॉसिबिलिटीज नोन। एग्जैक्ट कौन सा होगा वो बराबर है, बट पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम आप बोल सकते हो कि डिटरमिनिस्टिक है, इसका मतलब कंप्लीट नॉलेज। यहां सेकेंड टाइम करो तो वही हल है, सेम, नो नॉलेज बट पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। फर्स्ट टाइम में पॉसिबल भी यहां नहीं पता होता है कि क्या होगा, यहां पॉसिबल पता होता है, सिर्फ एग्जैक्ट क्या है वही नहीं पता है। तो इधर लिख रहा हूं मैं, डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वन इज नॉट नोन। एग्जैक्ट क्या होगा वो नहीं पता है, लेकिन पॉसिबल पता है। सर इतना सारा आपने बोल दिया लेकिन अभी भी क्लैरिटी के साथ कुछ समझ में नहीं आया। आई नो दैट, अब बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। मान के चलते हैं कि हम एक डाई रोल करते हैं, ठीक है। डाइस के केस में आपको मालूम है कि पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6। तो when you do experiment for the first time, if you roll a dice, तो कौन सा आउटकम आएगा, मतलब डाई रोल होने के बाद उसके फेस पर जब वो स्टेबल होगी
तो फेस पर क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 या 5 या 6, एग्जैक्टली यू डोंट नो, बट यू नो कि इन्हीं में से कोई एक होगा। मीन्स एग्जैक्टली नो नॉलेज बट पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। फर्स्ट टाइम बोलो या सेकेंड टाइम बोलो, थर्ड टाइम बोलो, हमेशा पॉसिबल आउटकम क्या है वो मालूम है। जितनी भी बार डाई रोल करो ये इन्हीं में से कोई एक होगा वो पता है। सिर्फ आपको यही नहीं पता है कि इनमें से एग्जैक्टली कौन सा होगा, वो आप पहले से नहीं बता सकते। जबकि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के मैंने वाटर बनाया, वो जो फर्स्ट टाइम जब करते थे तब वो भी नहीं पता था कि क्या होगा, वाटर होगा या कुछ और होगा, पता ही नहीं था। मतलब कुछ भी नहीं पता था, पॉसिबल आउटकम भी नहीं पता है। नो नॉलेज मींस टोटली नो नॉलेज फर्स्ट टाइम व्हेन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड, तो वो डिटर्मिनिस्टिक बन जाएगा। लेकिन उसके बाद कंप्लीट नॉलेज है कि यही होगा। यहां तो कभी भी कंप्लीट नॉलेज आएगा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल रिजल्ट्स मालूम होंगे, एग्जैक्ट कभी नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो उसको हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला है। तो अब ये चीज आपको क्लैरिफाई हो जानी चाहिए कि एनी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैनॉट बी प्री डिटरमाइंड। तो ये तो हर एक एक्सपेरिमेंट में होता है व्हेन इट इज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम टॉकिंग फॉर एवरी टाइम। फर्स्ट टाइम में पॉसिबल आउटकम तो फिर भी पता है, जो डिटर्मिनिस्टिक में कुछ भी नहीं पता था, और रिपीटेटिव तो डिटर्मिनिस्टिक में पता ही है कि यही होगा, लेकिन रैंडम में तो हमेशा यही सिचुएशन होती है। तो ये डिफरेंस हो गया कि डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वन इज नॉट नोन। तो इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन इससे आगे भी डिस्कशन है। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में तो आ गया, लेकिन उसको वर्ड रैंडम ऐसा क्यों दिया हुआ है, डिटर्मिनिस्टिक के बाद रैंडम वर्ड क्यों यूज किया, तो वो एक्सपेरिमेंट को रैंडम बोलने का भी एक लॉजिक है कि जब भी आप सपोज डाई रोल करते हो, कौन सा आउटकम है वो नहीं पता, पॉसिबल आउटकम्स पता है कि इन्हीं में से कोई एक होगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा और आपका डाई जब स्टेबल हो जाएगा सरफेस पे, तो फेस ऊपर सपोज 4 है, डाई के फेस पर 4 आ गया, ऐसे 4 डॉट, वैसे डॉट वाली डाई, तो 4 आया। अब मैं आपको पूछूं या किसी एक स्टूडेंट को पूछूं, यहां से मैंने डाई रोल की है और स्टूडेंट के पास जाके वो स्टेबल हुई है, और जब मैं उसको पूछूं कि भाई कौन सा नंबर आया, तो बोलेगा सर 4 आया। ओके, तो अब मैं ये सवाल कर रहा हूं कि 4 क्यों आया, इसका आंसर दो। Why 4 has appeared? तो here why 4 has come, इसका कोई आंसर कोई स्टूडेंट या कोई भी नहीं दे सकता। इसके पीछे कोई लॉजिक या कोई रीजन है ही नहीं कि 4 क्यों आया, इसका कोई रीजन नहीं है। क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने ये एंगल से डाला था, या आपने जब डाला था तब फेस पे 6 था और इतने फोर्स से डाला है, ठीक है, और ये फोर्स के बाद ये इतने डिस्टेंस पे वो जाके गिरा है, या पृथ्वी पे जी का वैल्यू ये है 9.8 लेके मैं करूँ तो ये इतना ही रोल होगा, ऐसा कोई रीजन अब बनाना चाहो तो भी नहीं बना सकते। तो इसके लिए कोई रीजन नहीं है, और रीजन देना है तो आप बोल सकते हो कि चांस इज द रीजन। 4 का चांस था तो 4 आ गया, 5 का चांस होता तो 5 आता, 2 का चांस होता तो 2 आता। सो देयर इज नो असाइनेबल रीजन, देने लायक कोई रीजन नहीं है, असाइनेबल कॉज है नहीं। यू कैनॉट गिव पर्टिकुलर रीजन कि इसकी वजह से ही 4 आया है। हाँ, फिर भी बोलना है तो चांस इज द रीजन, और यू कैन से रैंडमनेस इज द रीजन। चांस बोलो या रैंडमनेस बोलो, और रैंडमनेस इसका रीजन है, चांस एलिमेंट है, उसकी वजह से उसका नाम रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको क्या चीज याद रखनी है, एनी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैनॉट बी प्री डिटरमाइंड, different possible outcomes are known but what will be the exact one that is not known, and कुछ और मैं यहां पर ऐड करूं तो whatever
the outcome be there is no assignable cause for it. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका ये कारण है, ये रीजन है, देयर इज नो असाइनेबल कॉज फॉर इट. और देना है तो आप बोल सकते हो चांस इज द कॉज, और यू कैन से रैंडमनेस इज द कॉज. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल है रोलिंग अ डाई, टॉसिंग अ कॉइन. हेड आएगा या टेल, कुछ एक आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं मालूम है. पॉसिबल आउटकम्स पता है, और हेड या टेल जो भी आएगा वो चांस की वजह से आएगा, कोई और रीजन की वजह से नहीं आ रहा है. ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड में से एक कार्ड लिया, हुकुम का इक्का आ गया. अरे भाई कैसे हुकुम का इक्का आया, पता नहीं भाई, चांस था तो आ गया, मैं जीत गया. ठीक है, तो प्योरली जो भी आउटकम है वो चांस की वजह से है, उसकी वजह से हम इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. तो एक्सपेरिमेंट का डिटेल समझाने के लिए मैंने डिटरमिनिस्टिक, रैंडम ऐसे क्लासिफाई किया है. वैसे हमको ये देखना ही नहीं है डिटरमिनिस्टिक, हमको तो सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही डिस्कशन करना है. चलिए, तो पूरा डिस्कशन जो हमने किया ये फर्स्ट टर्म का, उसको मैं फिर से बोल रहा हूं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है. एनी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predetermined. Different possible outcomes are known, but what will be the exact one, that is not known. And whatever the outcome will be, there is no assignable cause for it. Chance is the cause or randomness is the cause. Example, tossing a coin, रोलिंग अ डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ठीक है, ये सब उसके एग्जाम्पल है. तो मुझे लगता है कि ये पूरा समझ में आ गया होगा. बाकी की टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.